जय हिंद। मार्केट वापस से बुलिश हुआ, एक सेंटिमेंट्स अच्छे खासे बने भाई साहब। बैंक निफ्टी मैसिव मूव वगैरह आया, तो अब भाई मार्केट बुलिश वगैरह हुआ है। अच्छा, फाइनेंशियल ईयर का फर्स्ट आईपीओ आ गया है एथर एनर्जी का। काफी सारे लोगों ने ट्वीट्स वगैरह में पूछा था, यूट्यूब कमेंट्स में पूछा था कि भाई आप एथर एनर्जी आईपीओ पर वीडियो बनाइए, उस पर एक फेयर रिव्यू दीजिए कि भाई आईपीओ लगाना है या नहीं लगाना। ये जो आपने पहले वीडियो डाला था कि भाई शेयर होल्डर कोटा आएगा, वो कैसे काम करेगा, है नहीं है, फाइनेंशियल्स क्या बोलते हैं, ये तो चीज क्लियर है कि भाई ईवी आने वाला सेक्टर है, आगे आने वाला कल है कि आईपीओ में लगाना है नहीं लगाना, कितना ओवर सब्सक्राइब होगा, कितने लिस्टिंग गेन बनेंगे, शॉर्ट टर्म के लिए लगाएं या लॉन्ग टर्म के लिए। हाय एवरीवन, माय नेम इज विभोर वाशने, आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आज के वीडियो में करेंगे डिटेल्ड एनालिसिस एथर एनर्जी आईपीओ के। हीरो मोटोकॉर्प जो ऑलरेडी इसकी एक प्रमोटर कंपनी है, उसने अच्छे खासे फैबुलस रिटर्न्स बना के दिए हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, बट क्या एथर भी उसको रेप्लिकेट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे हैं, सेल्स कैसी है, गवर्नमेंट इसमें क्या सब्सिडीज वगैरह देती है, सब कच्चा चिट्टा चेक करेंगे। फिर एंड में जाके इन सब चेकलिस्ट के बाद पता चलेगा कि हमें अप्लाई करना है या फिर हमें अप्लाई नहीं करना। लेट्स डीप डाइव इन आवर आईपीओ। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देख रहे हो, तो यहां पर आपको काफी सारे वीडियोस मिल जाएंगे, जैसे कि वारे एनर्जीज के ऊपर हमने बनाया, निफ्टी बैंक निफ्टी में मैंने बोला था कि भाई ये गैप फिलिंग के लिए आएगा और वहीं तक गैप फिलिंग के लिए आया, डॉट टू डॉट एनालिसिस हुए, म्यूचुअल फंड्स के ऊपर बनाया, एचडीएफसी बैंक, प्रमोटर्स कौन सा स्टॉक बाय कर रहे हैं, तो यहां पर आपको मेजॉरिटी ऑफ अच्छे अच्छे वीडियो, स्ट्रैटेजीज, आईपीओ सब कुछ मिल जाएगा। आईपीओ टेबल की बात करते तो भाई देखो, फरवरी में आया था लास्ट, फिर फेब सेकेंड हाफ में नहीं आया, मार्च में नहीं आया, अप्रैल में ऑलमोस्ट 2.5 महीने बाद जाके आईपीओ आया है एथर एनर्जी का। और बहुत टाइम जो ओवरड्यू था, कब आएगा कब आएगा कब आएंगे मेरे करण अर्जुन, तो करण अर्जुन फाइनली आ गए। प्राइस बैंड है 304 से 321 और ऑलमोस्ट 3000 करोड़ रुपए उठा रहे हैं। भाई देखो, 3000 करोड़ रुपए तो आईपीओ है, कितना फ्रेश इशू है, कितना ओएफएस है, मतलब प्रमोटर कितना अपनी जेब में रखना चाह रहा है या कंपनी के पास ज्यादा जा रहा है, कंपनी क्या उसकी इसका काम करेगी, ये सब कुछ चेक करते हैं। शुरू करते हैं भाई इनके बिजनेस मॉडल से। बताओ भाई, ये तो पता है ईवी में हो, बट ईवी में क्या क्या करते हो बताओ। कहते हैं इनकॉर्पोरेटेड इन 2013, 12 साल पुरानी कंपनी, इज एन इलेक्ट्रिक two-wheeler company engaged in the design, development, in-house assembly of electric scooters, battery packs, charging infrastructure, supporting softwares etc. एक चीज तो क्लियर, कह रहे भैया हम टू व्हीलर पे ही फोकस कर रहे हैं, हमें वो बस, थ्री व्हीलर्स, ये वो इन सब पे फोकस नहीं करना। कह रहे टू व्हीलर एक प्रोडक्ट बनाएंगे पर 100 के बराबर बनाएंगे। चलिए नेक्स्ट पार्ट पर क्या बोलते हैं कि भैया हम लोग डिजाइन भी खुद करते हैं, इन हाउस डेवलपमेंट भी करते हैं, इन हाउस असेंबली, मतलब सपोज करो ये पार्ट यहां से आए, वो पार्ट वहां से आए, राइट, मिरर्स हो गया, और सारे पार्ट्स वगैरह असेंबल जो करते हैं वो भी इन हाउस कर लेते हैं। बैटरी पैक्स हो गया, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, जगह जगह पे आपको चार्जिंग स्टेशन वगैरह लगाने हो गए, सपोर्टिंग सॉफ्टवेयर। देखो ईवी जो चलता है ना, वो सॉफ्टवेयर वगैरह के थ्रू चलता है, अनलाइक जो ट्रेडिशनल वाले होते थे, किक मारी या स्विच दबाया बैटरी स्टार्ट हो गई, राइट, यहां पर सॉफ्टवेयर का काम आता है। तो कहते हैं कि भाई हम ऑलमोस्ट एक इकोसिस्टम बना रहे हैं ईवी का, ठीक है। द कंपनी ऑपरेट्स एज अ वर्टिकली इंटीग्रेटेड ईवी मैन्युफैक्चरर विद अ फोकस ऑन प्रोडक्ट एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। चलिए इलेक्ट्रिक व्हीकल की हम लोगों ने बात कर ली। उसके बाद कहते हैं कि भैया 1,07,900 ऑलमोस्ट 1,08,000 हम लोगों ने सेल करे थे, कब तक, 31 2024 तक, और 1,09,500 सेल करे थे हमने पूरे फिस्कल ईयर के हिसाब से। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। कहते हैं कि भाई हमारे 265 एक्सपीरियंस सेंटर है और 233 सर्विस सेंटर्स हैं इन इंडिया में। देखिए एक्सपीरियंस सेंटर क्या होता है, सपोज करते हैं, मैं आपको ऐसे समझाता हूं, मुझे कुछ भी खरीदना है, मुझे चश्मा खरीदना है, मैं गया गूगल पे गया, मैंने चश्मा देखा, अपना फोटो वहां पे डाल दिया, आजकल तो एआई वगैरह का जमाना है, हाँ यार ये बढ़िया लग रहा है। बट एक तरीका ये है, मैं वापस उस स्टोर में गया, मैंने 10-20 चश्मे ट्राई करके देखा, 2-4 फोटोज वगैरह क्लिक करके देखा, राइट, तो वो बोला जाता है एक्सपीरियंस सेंटर। ये बोलते कि भैया आप हमारे स्पेसिफिकेशंस ये वो सब ऑनलाइन चेक कर लो, बट फिर भी मन ना भरे, आप हमारे एक्सपीरियंस सेंटर में आओ, प्रॉपर तसल्ली से देखो कि भैया आप उसको बैठ के कंफर्टेबल हो नहीं हो, राइड लेनी है, टेस्ट ड्राइव वगैरह लेनी है, उसको बोला जाता है एक्सपीरियंस सेंटर्स।
5 एक्सपीरियंस सेंटर्स और 4 सर्विस सेंटर डाले हैं नेपाल वगैरह में, नेबरिंग कंट्रीज, और फिर चाइना, श्रीलंका में भी 10 एक्सपीरियंस सेंटर्स और श्रीलंका में भी डाला है। एक चीज है कि भाई इंडिया के साथ साथ जो नेबरिंग कंट्रीज है उनमें भी धीरे धीरे एक्सपैंड कर रहे हैं। फिर कहते हैं प्रोडक्ट इकोसिस्टम, आ गया वो वर्ड इकोसिस्टम जो मैं डिस्कस कर रहा था। एथर ग्रिड, पब्लिक फास्ट चार्जिंग नेटवर्क फॉर 2 व्हीलर्स, एथर स्टैक हो गया, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म हो गया 64 कनेक्टेड फीचर्स वगैरह के साथ। यही वो फास्ट चार्जिंग है जो भी मैं आपको बात कर रहा था। कई बार क्या होता है, दो टाइप के आते हैं, एक हो गया फास्ट चार्जिंग, हो गया नॉर्मल या स्लो चार्जिंग। आपने लगाया, धीरे 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 आराम से चार्ज हो रहा है, आप खड़े हुए हो, कुछ कर नहीं सकते हो, टाइम इज मनी, राइट। तो यहां पर ये कह रहे हैं हम फास्ट चार्जिंग का भी काम कर रहे हैं कि भैया लगाया और उससे बेटर डेवलप हो गया, बेटर चार्ज हो गया। नेक्स्ट कहते हैं भाई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी कहां है, तमिलनाडु में है। कैपेसिटी कितनी है, 4,20,000। अभी कितना सेल करा, 1,10,000 के आसपास। मतलब कि अभी सिर्फ 25% कैपेसिटी पे ऑपरेट कर रहे हैं, जिसको 4 गुना तक तो आराम से लेके जा सकते हैं, और होप सो जो पैसा हमसे उठा रहे हैं आईपीओ का उससे भी आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट समझते हैं जी, फिर आएंगे इसके बिजनेस मॉडल वैल्यूएशंस पे। कहते हैं कि भाई कंपनी के पास 303 तो रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क्स हैं, बाप रे, 201 रजिस्टर्ड डिजाइन्स, 45 रजिस्टर्ड पेटेंट्स वगैरह हो गया। अब आप कहोगे 201 डिजाइन, देखिए इसको ऐसे समझते हैं, आपको लग रहा है कि क्या स्कूटर बनाना, ईवी स्कूटर बनाना क्या हलवा है, 2 मिनट मैगी नूडल्स है? नहीं, देखिए यहां पर कहने का मतलब क्या है, इनको 2026 में, 2027, 28 में जो स्कूटर निकालना है उस पर ये अभी से काम करना शुरू कर चुके। उसके डिजाइन वगैरह के पेटेंट आज ही करा लिए कि भैया 2028, 2027, 2026 में निकालूंगा, तो पहले से ही उस पर काम करना शुरू कर चुके हैं कि उस टाइप की डिजाइन और कोई ना निकाल पाए। फिर उसके बाद कहते हैं बाकी पेंडिंग एप्लीकेशंस है 102 ट्रेडमार्क्स की, 12 डिजाइन और लाएंगे, 303 पेटेंट्स वगैरह लेकर आएंगे। चलिए जी, एज ऑफ नाउ देख के तो डेफिनेटली अच्छा लग रहा है कि भाई धीरे धीरे कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, और मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो तमिलनाडु में है। अब इसका एक ड्रॉबैक समझते हैं। देखिए तमिलनाडु में आपने मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बनाई, आपको तमिलनाडु से लेकर कश्मीर भेजना है या फिर दिल्ली में माल भेजना है, तो यहां से वहां और यहां से महाराष्ट्र वगैरह भेजना है, तो वो थोड़ा दूर पड़ता है। मेरे हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के साथ साथ यहां पर इनको डार्क स्टोर्स वगैरह भी और ओपन करने चाहिए। नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह देखते हैं कि भाई इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है। चलिए जी शुरू करते हैं। कहते हैं आईपीओ ओपन होगा 28 तारीख को, 30 तारीख को आईपीओ क्लोज होगा, यानी 3 दिन तक आईपीओ रह गया। टेंटेटिव अलॉटमेंट आएगी 2 तारीख को क्योंकि 1 मई की छुट्टी है। रिफंड्स आएंगे यहां पर 5 तारीख को, फिर उसके बाद 6 तारीख को लिस्टिंग होने वाली है। वैल्यूएशन बताओ भाई किस वैल्यू पर लेकर आए हो। कहते हैं ₹1 फेस वैल्यू है, प्री स्प्लिट है, प्राइस बैंड 304 to 321। देखिए अगर हमें अप्लाई करना है तो हम 321 पे करेंगे। जितने भी लोग बोलते हैं ना कि यार मेरा तो आईपीओ ही नहीं लगता, मेरा तो आईपीओ ही रिजेक्ट हो जाता है, वो क्यों होता है? आपने सोचा मैं कम की बिड डालता हूं, 320.9, 320, 319, ये सब बेकार है, सब बेकार है। इनफैक्ट अगर आप 321.1 भी डालोगे वो भी बेकार है। ओनली एंड ओनली 321। नेक्स्ट 46 शेयर्स का एक बंडल है। अब कहते हैं कि कंपनी को 2981 यानी कि 2980 राउंड ऑफ में 3000 करोड़, राइट, सिंपल भाषा में बोलता हूं, कंपनी कहती है कि 3000 करोड़ रुपए मेरे को चाहिए, जिसमें से 2626 मैं फ्रेश इश्यू में डाल रहा हूं और सिर्फ 354 करोड़ जो है वो ऑफर फॉर सेल है। ब्रिलियंट मूव। क्यों, समझते हैं जरा। मैं काम करता हूं, चार्ट के स्ट्रक्चर से आपको समझाता हूं, थोड़ा सा इजी पड़ेगा समझने में भी और समझाने में भी। देखिए बिजनेस करने के लिए 2 चीजों की जरूरत होती है, एक होता है बढ़िया आइडिया और एक होता है पैसा। आइडिया तो इनके पास है ईवी, जो आगे के नेक्स्ट 8, 10, 20, 50 साल क्रॉस करके जाएगा। गवर्नमेंट भी पुश कर रही है, गवर्नमेंट कहिए भाई ईवी लगाओ, पॉल्यूशन कम हो रहा है, नॉइस कम हो रही है, कॉस्ट इफेक्टिव है। जहां पर पेट्रोल 7, 8, 10 रुपए की कॉस्ट दे रहा है, भैया ये कह रहे हैं हम 1-2 रुपए की कॉस्टिंग पे काम कर रहे हैं, ठीक है। अब इनके पास आइडिया तो है, अब इनको फंड्स की रिक्वायरमेंट, तो हम यहां पे डालते हैं फंड्स। फंड देखिए 2 तरीके से उठाया जा सकता है, एक हो गया डेट का ऑप्शन और दूसरा हो गया इक्विटी का ऑप्शन। डेट यानी कि लोन, इसे मैं लोन भी लिख देता हूं।
डेट हो गया या फिर लोन मॉर्टगेज वगैरह इन्होंने उधार ले लिया। अब इसका एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? माल बिक रहा है, नहीं बिक रहा, प्रोडक्शन हो रहा है, नहीं हो रहा, लाइट आ रही है, जा रही है, लेबर स्ट्राइक पे है, प्रॉफिट में हो, लॉस में, जीरो, मर रहा। कहते हैं हमें फर्क नहीं पड़ता, बैंक वाले आकर बोलेंगे मेरा पैसा मेरे को दे दो ब्याज के साथ, इंटरेस्ट हर महीने देना हो, क्वार्टरली देना हो, 6 महीने में, साल में, जो भी इनके टर्म्स एंड कंडीशन बन गए। इसका ये थोड़ा सा ड्रॉबैक रहता है। इक्विटी में ऐसा कोई ड्रॉबैक नहीं है। इक्विटी क्या है? 10 रुपए का स्टॉक 100 भी हो सकता है, 100 का 500 भी हो सकता है, 500 का 50 भी हो सकता है, बट यहां पर कोई एक लाइबिलिटी नहीं बनती कि मैं आपको हर महीने या हर थोड़े टाइम में इंटरेस्ट वगैरह पे करूं। तो इन्होंने कहा कि भैया डेट हमारे पास ऑलरेडी थोड़ा बहुत है, अब हम इक्विटी की तरफ जाना चाहते हैं। ठीक है, और समझते हैं। कहते हैं भाई इक्विटी की तरफ जाना चाहते हैं। अब इक्विटी के पास भी दो तरीके हैं। पहला ऑप्शन है प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट मतलब कुछ कुछ चुनिंदा लोगों को शेयर्स दे दिए और उनसे पैसा इकट्ठा कर लिया। जैसा आप शार्क टैंक में देखते हो, जी मैं अपनी कंपनी का 5% देना चाहता हूं 1 करोड़ रुपए के लिए, जो शार्क्स इंटरेस्टेड होते हैं वो डाल देते हैं। ये हो गया प्राइवेट प्लेसमेंट। यहां पर स्टॉक लिस्टेड नहीं होता है। दूसरी तरफ आ गया आपका स्टॉक एक्सचेंज। मैं यहां पर शॉर्ट फॉर्म में ऐसी लिख देता हूं, बीएससी हो गया, एनएससी हो गया। अब यहां पर क्या होगा? स्टॉक पे लिस्ट होगा, स्टॉक यहां पर लिस्ट होगा। अब कंपनी ने क्या कहा? अब कंपनी ने कहा जी मेरे को चाहिए 3000 करोड़ रुपए। राउंड ऑफ में 3000 में बोल रहा हूं, वैसे आंसर 2987 2986 के आसपास है। अब इनको 3000 करोड़ रुपए चाहिए, जिसमें से ये बोलते हैं जी 88% जो है वो फ्रेश इशू है। यानी कि जो फ्रेश इशू होता है वो पैसा कंपनी के खाते में जाता है, रिजर्व्स में जाता है। कंपनी इसको यूज कर सकती है मार्केटिंग के लिए, ब्रांडिंग के लिए, नई मैन्युफैक्चरिंग के लिए, हो सकता है ये जो डेट ले रखा है उसको उतारने के लिए, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स के लिए, किसी भी, वो नीचे बताते हैं, हम भी चेक करेंगे, राइट। बाकी का जो सिर्फ 88 में से कितना बचा? 12%। कितने? 12% जो है वो OFS है, यानी कि ऑफर फॉर सेल है। मेजॉरिटी पैसा यानी कि ऑलमोस्ट 6 गुना 7 गुना पैसा कहां जा रहा है? कंपनी के पास जा रहा है, जो कि बहुत अच्छा मूव है। अभी हम लोगों ने देखा था भैया पेटीएम का आईपीओ आया, फुल ओएफएस वगैरह लेकर आ गए, कितने सारे न्यू एज टेक स्टार्टअप्स वगैरह आ गए, फुल ओएफएस वगैरह लेकर आ गए, राइट। जहां पर नए शेयर इशू ही नहीं करे, सारा पैसा कहां चला गया? प्रमोटर या सेलिंग शेयर होल्डर्स के पास। तो ये मूव मुझे बहुत डेफिनेटली अच्छा लगा। आई होप ये प्रेजेंटेशन यूजफुल रही हो। चलिए वापस आएंगे अपने, हम लोग कहां पर हम लोग थे? जहां पर हम लोग देख रहे थे इन्होंने कितना कितना पैसा उठाने की बात करी थी। ये वो पेज था। तो ये वाला पार्ट हम लोगों ने देख लिया। फिर कहते हैं अगर आप इंप्लॉय हो तो 30 रुपए का और डिस्काउंट दे देंगे आपको। अब आते हैं इंपॉर्टेंट पे। तो ये बोलते हैं कि भाई अगर आप QIB हो तो 75% तक तो मिलेगा कोटा में, रिटेल है तो 10%, HNI है तो 15%, यानी कि शेयर होल्डर कोटा नहीं है। DRHP में शेयर होल्डर कोटा था HMCL का, बट यहां पर नहीं है, शेयर होल्डर कोटा नहीं डाला है। ठीक है, फिर उसके बाद कहते हैं भाई एंकर इन्वेस्टर से हमने पैसा उठा लिया है, 1340 करोड़ उठाने थे, 1340 करोड़ पूरे भर गए। मैंने यहां पर खोली हुई है, देखते हैं कि कौन कौन एंकर इन्वेस्टर था। एक काम करते हैं, हिंट हम लोग एंकर इन्वेस्टर देख ही लेते हैं। ये कहते हैं कि भाई एंकर इन्वेस्टर से हम लोगों ने पैसा उठाना था, 321 रुपए के भाव पर ही हम लोगों ने उठाया है। कौन कौन है जरा नाम देखे कुछ? SBI स्मॉल कैप फंड, SBI मैग्नम, कस्टडी बैंक ऑफ जापान, आदित्य बिरला, टेम्पलेशन, फिर उसके बाद आ गया IP प्रोफाइल। चलिए जी, और भी है। अच्छा, अरे बाप रे, टेम्पलेशन टेम्पलेशन टेम्पलेशन, फ्रैंकलिन फ्रैंकलिन फ्रैंकलिन, अबू धाबी वाले भी आ गए। चलिए, विलायत वाले भी हैं। ICICI प्रूडेंशियल, फिर प्रूडेंशियल हांगकांग आ गया, ई स्प्रिंग, इन्वेस्को, मॉर्गन स्टैनली। कोई बचा है क्या? कोई पीछे तो नहीं रह गया? जरा देखना। फिर उसके बाद मॉर्गन स्टैनली, आदित्य बिरला, सन लाइफ, टोकू, हेलियोस, ITI वैल्यू, ITI भारत, यूनियन इनोवेशन, टाटा इन्वेस्टमेंट भी है, टाटा वाले भी आ गए भैया। चलो जी, ओ अरे बाप रे, खत्म ही नहीं हो रही क्या है यार, और भी नीचे है। फिर उसके बाद सुपकम भी आ गया, सोसाइटी, PNB बारी बस वगैरह भी आ गया। तो ये एक अच्छी खासी एंकर लिस्ट इनकी दिखाई दे रही है, यानी कि पूरी एंकर लिस्ट भर गई। चलो बढ़िया है जी।
नेक्स्ट पार्ट पर प्रमोटर की होल्डिंग कहते हैं जी, प्री होल्डिंग है 54, उसके बाद हो जाएगी 42। कौन कौन प्रमोटर है? तरुण मेहता जी हो गए, स्वप्निल जैन हो गए, HMCL यानी कि हीरो मोटोकॉर्प जो इसकी एक प्रमोटर कंपनी है। इसका चार्ट भी लगाया है मैंने, यहां पर मैं आपके साथ शेयर भी करूंगा। अब आते हैं फाइनेंशियल्स पे। फाइनेंशियल्स में क्या हुआ कि यहां पर फाइनेंशियल्स जो पहले नंबर थे वो चेंज हुए, जिसकी वजह से मैं इसको वेरीफाई करने क्या आरएचपी से कि भाई आरएचपी से ठीक है नहीं है, क्योंकि यहां पर दिख रहा था डेट ज्यादा बढ़ा हुआ है। फिर मैं आरएचपी से ठीक करने गया तो वो चित्तौड़गढ़ की गलती निकली, बट ठीक है, एक टाइपो का एरर था। तो आरएचपी पढ़ते पढ़ते ना मुझे काफी सारी चीज भी मिली, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। बट फर्स्ट थिंग फर्स्ट, दैट इज फाइनेंशियल्स। क्या बोलते हैं? एसेट से पहले 800, अच्छा ये फुल ईयर और 31 दिसंबर यानी कि ये 3 क्वार्टर का है। तो हम क्या करेंगे, डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4 कर देंगे एक मोटा मोटा इक्विवेलेंट बनाने के लिए। एसेट्स कहते हैं 800 करोड़ के एसेट्स थे और सीधा 1900 2000, 800 से सीधा 2000, 2.5 गुना के आसपास एसेट हो गए, बाप रे। फिर 1913 इनलाइन फ्लैट, थोड़ा सा डिप आया और वापस 2172 यानी 250 करोड़ के आसपास एसेट्स जोड़े हैं 9 महीनों में। बढ़िया। रेवेन्यू सेल्स बताओ, 400 करोड़ की सेल्स थी, सीधा 4-4.5 गुना हो गई 1800 करोड़। क्या स्कूटर ही बेचे जा रहे हो? बाप रे। हल्का सा एक डिप आया, इनलाइन ही बोला जाएगा वैसे तो, एक हल्का सा डिप आया सेल्स में और अब ये 1600। बट देखो ये 1600 है 9 महीने की यानी कि 3 क्वार्टर की, तो ऑन एन एवरेज हर क्वार्टर में 500 करोड़ की सेल्स करके चल रहे हैं। 500 करोड़ तो यानी कि 2100-2200 करोड़ के आसपास की मोटा मोटा एक सेल्स एक्सपेक्ट वगैरह की जा सकती है। अब रेवेन्यू के बाद आते हैं भैया प्रॉफिट और लॉस पे। कितना कमा रहे हो, कितना जा रहा है, माइनस 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 लॉस। एक चीज तो क्लियर है कि भैया चलो समझ आता है, न्यू एज एक स्टार्टअप है राइट, और तो लॉस वगैरह में जाना था क्योंकि इनको ब्रांडिंग वगैरह करनी पड़ती है, नाम बनाना पड़ता है। और जब आप स्टार्टिंग में काम करते हो ना, तो जो आपके वेंडर्स है वो आपको उतना ट्रस्ट नहीं कर सकते, तो वो पहले एडवांस लेंगे, माल आएगा आपके पास, धीरे धीरे स्केल बढ़ेगा तो कॉस्ट इकोनॉमीज ऑफ स्केल जो बोला जाता है में भी अचीव हो जाए। एनीवे तो कहते हैं 400 करोड़ पे 344 करोड़ का लॉस था, यानी कि ऑलमोस्ट 80% यहां पर लॉस इंकर कर रहे थे। फिर उसके बाद सेल्स तो 4-5 गुना बढ़ गई, लॉस ऑलमोस्ट 1.5-2 गुना ही बढ़ा। समझ आता है, इनलाइन था 800 करोड़ के आसपास आ गया। फिर उसके बाद सेल्स इनलाइन है, बट अब की बार लॉस थोड़ा सा बढ़ गया और अब की बार यहां पर 4 गुना के हिसाब से 3 क्वार्टर के हिसाब से 1600 करोड़ पे अब की बार सेल्स इनलाइन है बट लॉस मिनिमाइज हो गया। तो फाइनली लग रहा है कि एक ऐसा टाइम आना शुरू हो गया, थोड़े साल में डाउन द लाइन ब्रेक इवन पे आ जाएंगे और वहां से जाकर एक छकाल लगाकर प्रॉफिट वगैरह में आ जाए। 3 क्वार्टर 4 क्वार्टर, जैसे जोमेटो का देखा था हमने भैया, जो जोमेटो आया था वो लॉस में था, फिर धीरे धीरे जोमेटो की गाड़ी पलटी, प्रॉफिट में आया, शेयर 40 रुपए का 200 रुपए तक आ गया था। होप सो इनके साथ भी ऐसा हो। रिजर्व में कहते हैं पहले जी 224 करोड़ था, 600 करोड़ के आसपास हो गया, थोड़ा सा डिप आया 500 करोड़ और अब की बार और डिप आया 100 करोड़, मे बी बिकॉज ऑफ लॉस वगैरह। बट बोरोइंग्स इंपॉर्टेंट है, 300 करोड़ की बोरोइंग थी, थोड़ी सी बढ़ गई 500 करोड़, हल्का सा डिप आया 300। ये रीजन है जिसकी वजह से एसेट्स कम हुए। बोरोइंग्स कम हुई तो उन्होंने कहा भैया हम लोग एसेट्स वगैरह रिलीज कर देते हैं, थोड़ा सा एसेट्स कम कर देते हैं, यानी कि हमारे ऊपर बर्डन ऑफ इंटरेस्ट वगैरह कम हो जाएगा। फिर वापस से 500 करोड़ के आसपास हो गई। चलो इन लाइन है वैसे तो, जहां पर लास्ट 2 साल पहले आपकी बोरोइंग्स थी वहीं के आसपास है। थोड़ी सी बोरोइंग्स यहां पर कम करनी चाहिए कंपनी को। बोरोइंग्स कम करने से जो आपका इंटरेस्ट है वो बच जाएगा और पैट अच्छा बन जाएगा। चलिए जी, अच्छा जो मैं लाइन आपके साथ शेयर करने के लिए कह रहा था वो भी मैं आपको दिखा देता हूं कि मैं लाइन क्या बोल रहा था। यहां से बढ़ते हैं हाइलाइटेड पॉइंट से। अफेक्टिंग आवर फाइनेंशियल कंडीशन एंड रिजल्ट्स ऑफ ऑपरेशन, गवर्नमेंट इंसेंटिव पैकेजेस। देखिए गवर्नमेंट क्या है, वो सब्सिडीज वगैरह देती है कि भैया ईवी लगाओ राइट। तो क्या बोलता है, द स्ट्रैटेजिक कॉस्ट रिडक्शन इन एनहांसमेंट इन आवर यूनिट इकोनॉमी, इंप्रूव मार्जिन, एडवांसिंग ये वो और रेवेन्यू। Our revenue from government subsidies under the FAME EPS PM E-Drive scheme as a percentage of our revenue वो वगैरह वगैरह 7% to reduce to 7% in 9 months ended December this from 17%। मतलब क्या है, पहले आता ज्यादा था जी जब गवर्नमेंट सब्सिडीज वगैरह की तरफ से, अब खुद के दम पर कर रहे हैं। और समझते हैं 16% था फिस्कल ईयर 2024 में और 24% था फिस्कल ईयर 2022 में। मतलब
कहता है कि गवर्नमेंट पहले सब्सिडी ज़्यादा देती थी, अब गवर्नमेंट ने देखा भैया लोग ईवी ले रहे हैं तो गवर्नमेंट ने धीरे धीरे सब्सिडीज वगैरह कम कर दिया, जिसके दम पर ये खुद अपने दम पर ग्रो कर आए हैं। आपको मैं काम करता हूं, मैं इसका जो चार्ट है वो दिखाता हूं, तो आपको चार्ट के स्ट्रक्चर से ना थोड़ा सा बेटर समझ आएगा। देखो, ये बोलते हैं कि ये पूरी हमारी रेवेन्यू है और ये जो पार्ट है ग्रे वाला, ये जो पार्ट आप देख रहे हो ग्रे वाला, रेवेन्यू फ्रॉम सब्सिडीज है, रेवेन्यू माइनस सब्सिडीज, ये जो बैलेंस बचा हुआ है ये हमारा ऑर्गेनिक पार्ट है। ठीक है, पहली पारी में अगर आप यहां पर देखोगे तो बोलते हो ऑलमोस्ट 4000 करोड़ की हमारी सेल्स थी मोटा मोटा, जिसमें से 20-22% जो आई थी रेवेन्यू फ्रॉम सब्सिडीज थी, बाकी जो था ऑर्गेनिक वगैरह था। ठीक है, धीरे धीरे क्या हुआ, यहां पर बैलेंस्ड है, यहां पर बड़ा। अब यहां पर देखो, ये कहते हैं 9 मंथ्स फाइनेंशियल ईयर 2025 में, यानी कि 31 जो अभी तक इन्होंने फाइलिंग वगैरह करा है, उस हिसाब से टोटल ऑलमोस्ट 15,000 करोड़ के आसपास की रेवेन्यू है। 15,000 15,700 के आसपास, 16,000 हम लोगों ने वहां देखी थी, तो कहते हैं 16,000 15,000 के आसपास, नहीं कितना हो गया 14,700, तो ये ऑलमोस्ट 16,000 हो गया। 16K की रेवेन्यू में से सिर्फ 1,000 करोड़ के आसपास 7% आ रहा है सब्सिडीज से, बाकी सब हमारा ऑर्गेनिक है। तो यहां पर क्या हुआ, गवर्नमेंट ने धीरे धीरे सब्सिडी कम कर दी और एथर वाले ने खुद के दम पर ऑर्गेनिक ग्रो करा। चलिए जी नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। अच्छा, एक आर्टिकल क्या खुला हुआ है, एथर रिट्जा सक्सेस हेल्प्स ड्राइव ब्रांड मार्केटिंग शेयर टू 15% इन दिस Q4 फाइनेंशियल ईयर 2025। क्या बोलते हैं, द मार्केट शेयर ऑफ एथर रोज फ्रॉम 11% इन दिस टू 15%। पूरे जो मार्केट है ईवी का, उसमें एथर का टुकड़ा सिर्फ 11% था, अब ये 15% लेकर आ गए। किसकी वजह से, रिट्जा की वजह से। ये रिट्जा स्कूटर है इनका। फिर उसके बाद बोलते हैं कि विद जस्ट देयर लेफ्ट टू रोल आउट इट्स आईपीओ। अच्छा, ये पुराना आर्टिकल है, ओके, क्योंकि अब आईपीओ ऑलमोस्ट आ गया इनके पास, लीडिंग सेल्स, तो ओके चलो जी। एक ये इनका ब्रांड है एथर एनर्जी, फिर उसके बाद टीवीएस, ओला, और इन सबसे कंपैरिजन वगैरह किया हुआ है, तो प्रोबेबली एथर का जो है इन लाइन वगैरह नजर आ रहा है। लुक तो यार काफी बढ़िया लग रहा है। हम आते हैं वापस अपने आईपीओ वगैरह पर। पैसा किस लिए उठा रहे हो, हमें तो वो बताओ। राइट, ये आ गया पार्ट, ये है रुपीज इन मिलियन। हम एक पॉइंट इधर कर देंगे तो रुपीज इन करोड़ बन जाएगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर टू बी इनकर्ड, यहां पर 2600 करोड़ उठा रहे थे ना, तो मैं यहां लिख लेता हूं 2600 समथिंग था। कैपिटल एक्सपेंडिचर टू बी इनकर्ड बाय द कंपनी फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एन E2 यानी कि ई इलेक्ट्रिक टू व्हीलर फैक्ट्री इन महाराष्ट्र। चलो फाइनली तमिलनाडु से बढ़कर महाराष्ट्र वगैरह में लगे। महाराष्ट्र ऑलरेडी एक हब है, ताकि हम धीरे धीरे हमारी जो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है वो कम हो जाए। कितना उठा रहे हैं, 900 करोड़ के आसपास। रीपेमेंट प्रीपेमेंट इन फुल और बोरिंग्स कितना, 400 मिलियन, सिर्फ 40 करोड़ के आसपास, और उतारना चाहिए था। इन्वेस्टमेंट इन R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट कितना, 750 करोड़। एक्सपेंडिचर टुवर्ड्स मार्केटिंग इनिशिएटिव्स 300 करोड़। ये एथर वही है भैया, गुजरात टाइटंस वाला। टोटल करा जाए 900 और 300, 1200, 1200 और 800, 2000, तो 2600 में से 2000 करोड़ रुपए का इन्होंने प्लान बता दिया। कहते भैया जो 600 करोड़ है उसमें से बाकी देख लेंगे, हमें वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट हो गई, थोड़ा सा और ब्रांडिंग की हो गई, या बोरिंग्स उतारनी है, जनरल कॉर्पोरेट पर्पज से है। अब हम लोग यहां पर हीरो मोटो का चार्ट भी देख लेते हैं कि भाई हीरो मोटो का चार्ट एक चीज तो क्लियर है कि हाँ वेल्थ क्रिएशन तो की है हीरो मोटो कॉर्प ने यहां पर। फिर उसके बाद लास्ट जो एक पुल आया था यहां पर ट्रेड कर रहा था 1600 से 3600, ऑलमोस्ट डबल हुआ। एक पुल बैक आया ऊपर, फिर पुल बैक, फिर ऊपर, फिर नीचे। तो एक चीज तो क्लियर है कि हाँ हीरो मोटो कॉर्प ने वेल्थ तो क्रिएट करके दी है। फाइनल वर्डिक्ट पर आते हैं। देखिए एक चीज तो क्लियर है कि आगे आने वाला कल तो ईवी है, गवर्नमेंट पुश कर रही है, चार्जिंग स्टेशंस बन रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, कॉस्ट इफेक्टिव है। पहले क्या होता था ना, पहले 8-10 घंटे तक लाइट वगैरह नहीं आती थी, यूपी वालों को पता है, राइट। बट अब धीरे धीरे आप देख रहे हो, अब लाइट चली जाती है ना तो हैरान, अरे लाइट चली गई। तो भैया जब इलेक्ट्रिक यानी कि ईवी हमारे पास है, तो ईवी का जमाना ऑलरेडी चल रहा है, बिजली से चार्ज वगैरह कर लो इजीली वगैरह, पॉल्यूशन ऑलरेडी होता है इतना। चलो अब आते हैं नेक्स्ट चीज पर, ओवर सब्सक्रिप्शन, लिस्टिंग गेन और इंपॉर्टेंट शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म। देखिए लॉन्ग टर्म वाले तो डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं। हीरो मोटोकॉर्प जो ऑलरेडी इसका प्रमोटर वगैरह है, लॉस मिनिमाइज हो रहे हैं, नई फैक्ट्री खोल रहे हैं, ईवी है, तो एक चीज तो देखिए हाँ लॉन्ग टर्म में पैसा बनाकर देगा। अब ओवर सब्सक्रिप्शन बनाते हैं। देखिए ऑलरेडी 3000 करोड़ का आईपीओ, जिसमें रिटेल वालों का कोटा थोड़ा सा छोटा सा है, और शेयर होल्डर कोटा जो हमने एक्सपेक्ट किया था, मैंने भी वीडियो बनाया था, DRHP में था, नहीं आया। ठीक है भैया, ठीक है। मेरे हिसाब से यहां पर
4 to 6 टाइम्स के हिसाब से ओवर सब्सक्रिप्शन वगैरह हो सकता है, 4 से 6 गुना के आसपास ओवर सब्सक्रिप्शन हो सकता है। एंकर बुक अच्छी नजर आ रही है। देखिए जो एंकर बुक होती है ना, वो एंकर बुक यानी कि म्यूचुअल फंड्स वाले, वो आजकल के बारे में नहीं सोचते। आप सोच रहे हो कि भैया मैं शॉर्ट टर्म के बारे में सोचता हूँ, लिस्टिंग गेन वगैरह मिल जाए। म्यूचुअल फंड वाले सोचते हैं 2 years डाउन द लाइन, 5 years डाउन द लाइन, उनको भैया वेल्थ क्रिएट करके बताएंगे, वो कोई स्विंग ट्रेडिंग वगैरह नहीं कर ले। लिस्टिंग गेन की बात करूं तो मेरे हिसाब से यहां पर समवट अराउंड 5 to 7% के आसपास एक लिस्टिंग गेन वगैरह नजर आ रहे हैं। ये थे एथर एनर्जी आईपीओ के डिटेल्ड एनालिसिस, बिजनेस मॉडल्स, पैसा किस लिए उठा रहे हो, 88% फ्रेश इशू जो मैंने आपको टेबल से समझाया, सिर्फ 12% ओएफएस, लॉसेस मिनिमाइज हो गए, सेल्स बढ़ रही है, गवर्नमेंट सब्सिडीज वगैरह के भी बिना इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करने की तैयारी वगैरह में हीरो मोटोकॉर्प जो इनके प्रमोटर वगैरह है। तो एक ओवरव्यू हम लोगों ने यहां पर देखा और देखा कि कितने लिस्टिंग गेन हो सकते हैं। तो मैं यहां डेफिनेटली अप्लाई करने वाला हूं लॉन्ग टर्म पर्पस वगैरह के हिसाब से। वीडियो पसंद आया हो, शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। लॉट्स ऑफ लव।